नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस पर। दोस्तों, 1857 की क्रांति पूरा करने के बाद अगला अपना और महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, जिसमें पहले हम करेंगे किसान आंदोलन। अब दोस्तों, इस किसान आंदोलन टॉपिक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें जाननी है, जिन पे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, वो क्या क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर हम शुरू करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो जो भी आंदोलन है, उससे जुड़े हुए सवाल क्या पूछे जाते हैं, वो महत्वपूर्ण। जैसे सबसे पहले ये किस क्षेत्र में था, कोई भी किसान आंदोलन है, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो ये किस क्षेत्र में था, बिजोलिया कहाँ आता है, बिजोलिया मेवाड़ में आता है। बेगू किसान आंदोलन, बेगू कहाँ आता है, बेगू कहाँ आता है, यह भी मेवाड़ में आता है या फिर उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। ऐसे ही मेव किसान आंदोलन है, तो मेव कहाँ, मेव जाति कहाँ रहती है, अलवर भरतपुर में, तो ये किस क्षेत्र में आता है, अलवर भरतपुर। तो आंदोलन किस क्षेत्र का था। इसके बाद इस आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, इस आंदोलन के पीछे कारण क्या थे। जैसे हमने 1857 की क्रांति को पढ़ा था, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, हमने यह जाना था। तो ऐसे आंदोलन जो भी होंगे, इसके पीछे भी क्या रहेंगे, कुछ कारण रहेंगे। इसके बाद इस आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे, किन किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, ये आंदोलन में जो कुछ भी हुआ था वो क्या हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, ऐसे ही और भी अन्य जो आंदोलन हुए थे, रामनारायण चौधरी, कौन कौन इनके प्रमुख नेता थे, तो हमें यह जानना है। और अंत में आ जाती है कोई ना कोई प्रमुख घटना, प्रमुख घटना में क्या हो सकता है, जैसे कोई समय कोई आयोग बना था या किसी संस्था की स्थापना हुई थी। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, या अंग्रेजी सरकार ने या मेवाड़ शासन ने कौन कौन से आयोग गठन किया था। तो इस तरह की कोई प्रमुख घटना जो महत्वपूर्ण हो उस आंदोलन के साथ में। अब इसमें ही एक आंदोलन हुआ था नीमू चढ़ा का हत्याकांड, जिसमें क्या है कि निहत्थे किसानों पर खूब सारी गोलियां बरसाई जाती है। ऐसे ही अपना बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा के अंदर किसानों पर फिर गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें 2 किसानों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे कोई इस किसी भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कोई प्रमुख घटना जो हमें ध्यान रखनी, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए चारों चीज़ें क्या है, महत्वपूर्ण है। एक तो किस क्षेत्र से है, आंदोलन किस क्षेत्र का है, उसके बाद कारण क्या है, ठीक है, इसके बाद इसमें प्रमुख नेता कौन कौन है, और अंत में प्रमुख घटना क्या हुई। तो दोस्तों, ये चारों चीज़ें तो क्या है, हमें जाननी है किसी भी आंदोलन में। अब देखो, आंदोलन होता क्या है वो चीज़ हम देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि वास्तव में हम पढ़ जो रहे हैं वो है क्या चीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्रांति। दोस्तों, जब मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, तब क्रांति में सबसे पहले हमने ये देखा था कि क्रांति क्या होती है। क्रांति क्या होती है, क्रांति एक बड़े बदलाव को कहते हैं। अब ये बड़ा बदलाव शुरू कैसे होता है, ये शुरू जो होता है इसकी नींव कैसे रखी जाती है, नींव रखी जाती है विरोध से, किसी भी बात को ना मानना, या फिर कोई ऐसी बात जो गलत हो उसका साथ ना देना। तो शुरुआत क्रांति की कहाँ से होती है, विरोध से। अब आंदोलन जो होता है यह भी एक प्रकार का विरोध ही है। तो दोस्तों, आंदोलन क्या है, आंदोलन दोस्तों किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शासन या व्यवस्था के विरुद्ध किया गया एक सामूहिक प्रयास जो शासन पर दबाव लेके आए। सिंपल सा मतलब है विरोध ही है। अब विरोध कैसे कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ देखनी। अब आपने कई दफ़े देखा होगा कि हम जुलूस देखते हैं, भूख हड़ताल देखते हैं, तो यह सब क्या है, यह सब एक प्रकार के गतिविधि है जो शासन के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध की जाती है, और अपनी बात मनवाने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ऐसा करते हैं। तो आंदोलन क्या हुआ, आंदोलन किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
सरकार या व्यवस्था के विरुद्ध की गई सामूहिक घटना, सामूहिक गतिविधि, ठीक है, ये होता है आंदोलन। कुल मिला के होता है एक प्रकार का विरोध ही है। इसका छोटा सा उदाहरण हम ले तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसने अंग्रेजों के शासन को भारत से उखाड़ फेंका था, तो उसके अंदर गांधी जी ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह किसी निश्चित उद्देश्य को लेके किया गया एक विरोध प्रदर्शन था। अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के विरुद्ध क्या है, हमने एक विरोध किया था, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सा इसका उदाहरण लेता हूँ, सिंपल सा उदाहरण, जैसे हमें फ़ोन चाहिए, जैसे आप बच्चों को किसी को फ़ोन चाहिए, अब घर वालों को आप बोलोगे, प्यार से बोलोगे, तो घर वाले क्या है, मानने नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे, भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल, फ़ोन मुझे चाहिए, मैं आज क्या है, आज का मॉडर्न लड़का, मेरे को आज पढ़ाई करनी है, मेरे को आज 50 काम करने हैं, सोशल मीडिया पे रहना है, सब कामों के लिए मुझे क्या चाहिए, फ़ोन। अब फ़ोन घर वाले आसानी से नहीं दिलाते, तो आप क्या करोगे, हड़ताल करोगे, भूख हड़ताल, खाना खाना बंद कर दोगे। तो यह क्या है, घर वालों के प्रति एक आंदोलन हो जाता है। किसके लिए हो रहा है, फ़ोन के लिए। कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, खाना छोड़ के। तो कुल मिला के आंदोलन क्या है, एक विद्रोह है, अपनी बात मनवाने के लिए की गई गतिविधि, वो है आंदोलन। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आ रही है ना, वो आता है कारण। वो क्या है, कारण, आंदोलन किया क्यों जा रहा है। अब दोस्तों, जो राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन हुए थे, उनके कुछ प्रमुख कारण सभी किसान आंदोलनों के लगभग से सेम ही है, उनमें अंतर नहीं है। हमारे लिए एक सुविधा है, अच्छी बात है कि हमें जो याद रखने हैं वो 4-5 चीज़ें ही याद रखनी है। कारण लगभग से सभी किसान आंदोलनों में सेम ही हो, क्योंकि सारे किसानों की समस्याएं लगभग से सेम ही थी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो ये कारण जो है ना, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अब दोस्तों हुआ क्या था, हमने पहले बात की थी कि 1818 ईस्वी के बाद या 1818 ईस्वी तक अंग्रेजों के साथ में हमारे रजवाड़ों ने, लगभग से सभी रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। अब अंग्रेजों के साथ संधि करने के बाद में क्या हुआ, पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया, और हमारे रजवाड़ों में, हमारे राजपूताने के रजवाड़ों के अंदर जो शासन व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे अंग्रेजों जैसे होने लगी, धीरे धीरे अंग्रेजों जैसी होने लगी। तो इस अंग्रेजों जैसी शासन व्यवस्था में हुआ क्या, किसानों पर अत्याचार, जुल्म और जोर जबरदस्ती बढ़ गए। इस अंग्रेजी शासन की व्यवस्था में हुआ क्या कि किसानों पर जोर जबरदस्ती, अत्याचार और जुल्म जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। किसानों के साथ जबरदस्ती करके अधिक लगान वसूला जाता था, समय पर वसूला जाता था, अगर आज नहीं दिया तो कल उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी, और उसके साथ किसी भी प्रकार की रहम नहीं बरती जाती थी। मतलब एकदम कठोर दिल हो के उनसे क्या छीना झपटी की जाने लगी। तो यह जो व्यवस्था हुई, या कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन की व्यवस्था जब धीरे धीरे लागू हुई, तो उसका प्रभाव जो पड़ा वो किसानों पे बहुत बुरा पड़ा। उसकी वजह से किसान क्या है, आंदोलन करने पर मजबूर हुए। तो सबसे पहला जो कारण आया, कारण जो क्या आया था, क्यों किसानों के मन के अंदर असंतोष पैदा हुआ, या क्यों उनके अंदर इतना गुस्सा पैदा हुआ कि वो आंदोलन करने पर मजबूर हुए। तो सबसे पहले तो क्या था कि सबसे पहला क्या था, अत्यधिक लगान की दर, अत्यधिक लगान की दर। अब दोस्तों लगान जो होता है ना, लगान जो होता है, कोई भी किसान जो है, जो उत्पादन कर रहा है, उसका एक हिस्सा उसे टैक्स के रूप में देना है। उसी टैक्स को या कर को हम क्या बोलते हैं, लगान। अब दोस्तों पहले क्या था, जब मध्यकाल और में था, तो शासन व्यवस्था लगभग सी 1/4 से आधे तक लगान वसूल करती थी। 1/4 से आधे तक लगान वसूल करती थी, और ये दर क्या है, बढ़ती घटती रहती थी। कभी 1/3 भी हो जाता था, कभी 1/2 भी हो जाता था, मतलब आधा हो जाता था, कभी कम भी हो जाता था। तो अंग्रेजी व्यवस्था, ये जो नई भू राजस्व व्यवस्था लगाई गई, जो अंग्रेजों की व्यवस्था आने के बाद में लगी, उसमें क्या है कि लगान की जो दर थी
वह अत्यधिक बढ़ गई। वो मतलब अब तो उन्होंने ऐसी आधे से बढ़कर 60% तक पहुंच गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने बीच में बिचौलियों को लगाया। अब बिचौलियों को भी क्या है, कुछ ना कुछ लगान का हिस्सा देना पड़ता था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि लगान की जो दर थी उसको बढ़ा दिया था। अब वो बढ़ी हुई दर जो है वो देगा कौन? अंग्रेज अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ेंगे, शासन अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ेगा, वो लेगा किससे? किसानों से। तो ये जो किसानों की लगान की दर थी यह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है लाग बाग। अब ये लाग बाग जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है सवाल कि किसान आंदोलन का कारण क्या था, तो ये लाग बाग, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान है। अब लाग बाग होता क्या है? लाग बाग जो होता है वो एक प्रकार का उपकर है, एक प्रकार का उपकर है। जो किसान लगान दे रहा है, लगान तो कर है या टैक्स है, उसके साथ में जो और दूसरे कर दिए जा रहे हैं वो क्या है? उपकर। अब ये जो लगान जाता था ये तो शासक के पास जाता था, राजा के पास जाता था, लेकिन ये उपकर जो होता था यह जागीरदार लगाता था। यह जागीरदार अपने कार्य को कराने के लिए लगाता था। अब इसके जो प्रकार होंगे या इसके उदाहरण जो है वो क्या हो जाएंगे? जैसे तलवार बंधाई, तलवार बंधाई हो जाएगा, चंवरी कर हो जाएगा, या माता जी की भेंट। इस प्रकार से ये क्या है, जागीरदार जो है किसान पर थोपता था। तो जागीरदार अपने काम करवाने के लिए किसानों से कुछ न कुछ और कर वसूलता था। अब तलवार बंधाई है, तलवार बंधाई जी क्या है कि कोई एक जागीरदार का उत्तराधिकारी जब नियुक्त किया जाता था तो उस समय जो नया जागीरदार आ रहा है तो वो नए जागीरदार को राजा को क्या कर देना पड़ता था। अब ये कर की वसूली जागीरदार किससे करता था? किसानों से करता था। तो किसानों पर एक नया कर थोप देता था तलवार बंधाई, उसमें भी किसानों को कुछ पैसे देने पड़ते। अब चंवरी कर है, चंवरी कर है मतलब किसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है, किसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो उसे एक कर देना पड़ रहा है। वो कौन सा कर है? चंवरी कर। ऐसे माता जी की भेंट है तो जागीरदार अपनी माता जी को भेंट दिलवाने के लिए क्या है? एक कर ले रहा है। ऐसे ही किसान के पैदा होने से मरने तक लगभग सा हर काम पर क्या है? जागीरदारों ने कर थोप रखा था। इन्हें लागत भी हम कहते हैं। तो लागत का मतलब यह हो जाएगा कि जो जागीरदार है, जागीरदार अपने कर वसूलने की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, अपने कर वसूलने के लिए जो भी काम करवाता है वो सारे के सारे किससे करवा रहा है? किसान से करवा रहा है। तो किसान, तो जागीरदार के जो भी काम हो रहे हैं वो किसान के द्वारा हो रहे हैं और उन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कह रहे हैं? लाग बाग। अब 84 प्रकार के लाग बाग राजपूताना में वसूले जाते थे। कितने? 84 प्रकार के। मतलब किसान पैदा होने से मरने तक जो भी काम कर रहा है ना उसका कुछ ना कुछ भाग जो है ना वो उपकर के रूप में वो दे रहा था। अब दोस्तों सबसे प्रमुख तो यही है कि जो आंदोलन के कारण जो थे सबसे प्रमुख तो यही हो जाएगा अत्यधिक लगान की दर और दूसरा हो जाएगा लागू। तीसरा इसके बाद दोस्तों यह आएगा कि अंग्रेजों ने नई व्यवस्था जो स्थापित की थी वो की थी नगदी की व्यवस्था। पहले जो लगान लिया जाता था, जितनी पैदावार होती थी उसका एक हिस्सा ले लिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि नगदी में लगान लिया जाता था। नगदी में लगान लिया जाता था। अब नगदी में लगान लिया जाता था का मतलब क्या हो जाएगा? जो किसान ने जो भी गेहूं पैदा किया, अब वो गेहूं को किसी न किसी को बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद में जो पैसा मिलेगा उस पैसे का एक भाग जो है वो लगान के रूप में जागीरदार को देना पड़ेगा। तो किसान के रूप में बेचने के सामने एक और नई समस्या आ जाएगी। जो उसने पैदा किया है ना उसको पहले बाजार में जाके बेचेगा। अब जब वो किसी को बेचेगा तो वो पहले क्या है ये देखेगा कि मैं तुझसे लूँ नहीं लूँगा तो मैं तो इसी भाव पे लूँगा। तो किसान यहाँ पर क्या है कि उसका शोषण शुरू हो जाता है। ठीक है, इस नगदी की वजह से किसान को मजबूर होना पड़ता है कि अपने माल को जो खरीदने वाला है जो दाम पे वो कह रहा है उसी दाम पे उसको बेचना। अब 10 रुपये के मान लो 8 रुपये दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है, 7 रुपये दे रहा है, तो किसान की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि उससे क्या है लगान चुकाना है।
तो अब यहाँ किसान का क्या है कि और नुकसान हो रहा है, किसान को और शोषण हो रहा है। तो किसान को यह भी क्या है उसके लिए समस्या पैदा करता था कि नकदी में लगान लिया जाने लगा। इसके बाद दोस्तों चौथा क्या हो जाएगा, कठोर लगान, कठोर व्यवस्था। अब लगान वसूली जो की जाने लगी ना वो पहले से ज़्यादा कठोर हो गई। पहले शासक होता था या जागीरदार होता था तो वो कभी सूखा पड़ रहा है, कभी फसल खराब हो गई तो किसान का लगान माफ़ भी कर देता था। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरी तरीके से वह मना कर देते थे। वो पूरी तरीके से एकदम कठोर दिल होके किसी भी कैसी भी हालत हो किसान को लगान देना है मतलब देना है। अब इसके साथ में लगान तो वसूला जाते थे, साथ ही साथ तारीख भी निर्धारित कर दी जाती कि 10 तारीख को मेरे को लगान चाहिए मतलब चाहिए, अगर 11 तारीख हुई तो तेरी ज़मीन में छीन लूँगा। तो अब व्यवस्था क्या है पहले से बहुत ज़्यादा कठोर करती, तो किसान के लिए क्या है और मुसीबतें बढ़ा दी। यदि वो नहीं चुका पाया तो उसकी सीधी की सीधी क्या चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, उसका ज़मीन का अधिकार किसी और को दे दिया जाएगा। तो व्यवस्था को पहले से बहुत ज़्यादा कठोर कर दिया गया। इसके बाद में पांचवा क्या है कि उसकी पैतृक भूमि से वंचित कर दिया जाता था। पैतृक भूमि से मतलब जिस भूमि पर वो सदियों से खेती करता हुआ आया उस भूमि को भी उसे छोड़ना पड़ जाता था अगर वो लगान नहीं चुका पाया। तो दोस्तों यह जो है प्रमुख कारण थे जिनसे किसानों के अंदर क्या है बहुत बड़े स्तर पर क्या है विरोध की भावना पैदा हुई, असंतोष पनपने लगा। क्योंकि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसको कम से कम लगान लिया जाए और उस पर दूसरी जो बातें हैं, दूसरे जो काम है वो कम थोपे जाए। तो इन दोनों की वजह से उनमें क्या है बहुत अधिक असंतोष पैदा हुआ। तो यह मुख्य कारण, और यह कारण जो है ना लगभग सभी किसान आंदोलन में सेम ही, इसलिए हमने इसको एक साथ ही किया है, ठीक है। और आपको ध्यान सबसे ज़्यादा कौन से रखने, लाग बाग क्या होता है, एक प्रकार का उपकर है। अब यह प्रमुख कारण था किसानों के आंदोलन। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख किसान आंदोलन हुए, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि क्षेत्र के हिसाब से सवाल पूछा जाए तो आप सीधा कर सको। सबसे पहले क्षेत्र, अब क्षेत्र में जैसे मेवाड़ था, मेवाड़ के अंदर जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, जाट, बिजोलिया और बेगू। जाट किसान आंदोलन जो हुआ था वो चित्तौड़गढ़ में, बिजोलिया जो हुआ था ये भीलवाड़ा में, बेगू जो हुआ था यह भी हुआ था चित्तौड़गढ़ में। तो यह जो थे ये मेवाड़ के प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाद में मारवाड़ के किसान आंदोलन जो थे प्रमुख, तो एक तो मारवाड़ किसान आंदोलन था, एक था तोल किसान आंदोलन। मारवाड़ नाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बीकानेर में जो हुआ था वो बीकानेर में, ऐसे बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ था वो बूंदी में हुआ था। और ऐसे ही शेखावटी क्षेत्र के जो किसान आंदोलन हुए थे उनके नाम जो है वो उसी क्षेत्र के नाम से, सीकर से है या शेखावटी किसान आंदोलन से था। अब इसमें जो तीसरा प्रमुख जो है वो है अलवर भरतपुर का, भरतपुर के किसान आंदोलन थे। यह कौन से किसान आंदोलन हुए थे, मेव जाति के द्वारा। मेव जाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहती है, अलवर भरतपुर। तो इनके द्वारा जो किसान आंदोलन हुए थे वह क्या है, मेव किसान आंदोलन। तो यह क्या है जो जिनमें हमें क्या पता नहीं चलता कि ये किस क्षेत्र का है, तो वो क्षेत्र के हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी में आपको क्षेत्र पता चल जाएगा। मारवाड़ का है, मारवाड़ किसान आंदोलन तो मारवाड़ का, बीकानेर किसान आंदोलन तो बीकानेर का, बूंदी किसान आंदोलन तो बूंदी का। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान या राजपूताना के अंदर जो भी किसान आंदोलन हुए वो मुख्य रूप से जाति आधारित थे। वो मुख्य रूप से क्या थे, जाति आधारित। अब जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ तो बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य रूप से धाकड़ जाति के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ऐसे ही जो अलवर भरतपुर के अंदर जो किसान आंदोलन हुए वह किसके द्वारा हुआ, मेव जाति के द्वारा। मेव एक जाति भी है।
मेव जाति के द्वारा। ऐसे ही शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो भी किसान आंदोलन हुए वह किसके द्वारा? मुख्य रूप से जाटों के द्वारा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए मुख्य रूप से जाति आधारित थे। जैसे बिजोलिया के किसान आंदोलन में कौन थे? मुख्य रूप से धाकड़ जाति, और अलवर भरतपुर के क्षेत्र में मेव जाति, या शेखावटी क्षेत्र में जाटों के द्वारा मुख्य रूप से आंदोलन हुए थे। अब दोस्तों अपने सबसे पहले आते हैं मेवाड़ के किसान आंदोलन पे, कि मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर 3 प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे। एक तो जाट किसान आंदोलन, एक बिजोलिया किसान आंदोलन, और तीसरा हुआ था बेगू किसान आंदोलन। तो सबसे पहले जाट किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। अब ये जाट किसान आंदोलन दोस्तों हुआ कब था? यह हुआ था 1880, जून 1880। कब हुआ था? 22 जून 1880 के दिन हुआ था। अब ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था मात्र कुंडिया में। स्थान कहाँ पर है? मात्र कुंडिया, जो रश्मि परगना, रश्मि परगना कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित था। मात्र कुंडिया नाम के स्थान पर हुआ था। अब दोस्तों हुआ क्या था? दोस्तों इस किसान आंदोलन में जाट जाति के हजारों किसानों ने, जाट जाति के हजारों किसानों ने मात्र कुंडिया में इकट्ठा होकर नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। मतलब नई लगान लेने की जो नीति थी, जैसे नकदी में लगान लेना, कठोरता से लेना, पैतृक भूमि से वंचित कर देना, तो इसी प्रकार की जो व्यवस्था नई अपनाई गई, लगान लेने की जो नई व्यवस्था अपनाई गई, उसके विरोध में जाट जाति के हजारों किसानों ने जून 1880, 22 जून 1880 को विरोध प्रदर्शन किया था। अब यह पहला माना जाता है किसान आंदोलन तो नहीं था, एक विरोध प्रदर्शन ही था। आंदोलन तो नहीं कह सकते, एक दिन विरोध प्रदर्शन किया था, किसानों ने इकट्ठा हो गया। दोस्तों इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कौन थे? सज्जन सिंह। जाट जाति के लोगों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब इसके बाद जो अगला किसान आंदोलन आता है बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, राजस्थान का भारत का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, क्योंकि यह ऐसा कहा जाता है कि भारत का पहला व्यवस्थित किसान आंदोलन जो है वो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब बिजोलिया है क्या? बिजोलिया जो था उस समय मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। वर्तमान समय में बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है कि बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उस समय यह एक मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। अब इस ठिकाने का ठिकानेदार उस समय कौन था? कृष्ण सिंह ठिकानेदार। अब दोस्तों यह जो किसान आंदोलन है, यह राजस्थान का, ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में और ये ख़त्म हुआ था 1941 ईस्वी में। लगभग से 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था। इस
इतने लंबे आंदोलन में अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अब दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो सबसे पहले हम आते हैं 1897 ईस्वी। 1897 में दोस्तों क्या हुआ, एक गंगाराम धाकड़ करके किसान थे, उनके मृत्यु भोज पर किसान इकट्ठा हुए थे। गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर, गंगाराज धाकड़ के मृत्यु भोज पर किसान इकट्ठा हुए थे और आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि उनके साथ में जो अभी अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो नई कर व्यवस्था के लिए, नई भू राजस्व व्यवस्था की वजह से जो उनके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, उसकी वजह से वह सारे क्या थे, बहुत परेशान। तो यह किसान क्या है, आपस में मिल के, यह किसान आपस में मंत्रणा करके एक निर्णय लेते हैं कि वह अपने दो प्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं के साथ में, अपने दो प्रतिनिधियों को मेवाड़ के महाराणा के यहाँ भेजेंगे, ताकि मेवाड़ के महाराणा को पता चल सके उनकी किसानों की समस्याएं क्या हैं या उनके साथ में क्या हो रहा है। तो यह सारे किसान मिलके एक निर्णय लेते हैं कि नानजी और ठाकरे पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ के महाराणा के यहाँ भेजेंगे। अब दोस्तों यह जो मृत्यु भोज हुआ था, यह कहाँ हुआ था, गिरधारीपुर गांव में। ये मृत्यु भोज कहाँ हुआ था, गिरधारीपुर गांव में, जो बिजोलिया ठिकानों में स्थित था। इसमें क्या निर्णय लिया कि नानजी और ठाकरे पटेल दो प्रतिनिधि हमारे किससे मिलने के लिए जाएंगे, मेवाड़ के महाराणा के पास। अब दोस्तों यह तो चले गए मेवाड़ के महाराणा के पास, महाराणा ने इनकी बात सुन ली और सुन के अनसुनी भी कर दिया। लेकिन इनके इस बात से, किसानों की इस बात से वास्तव में चिढ़ कौन गया, कृष्ण सिंह जो था बिजोलिया का ठिकानेदार। अब किशन सिंह ने क्या किया कि 1903 ईस्वी में किसानों के ऊपर और नई प्रकार के लागत या लाग बाग क्या है, थोप दी। किसानों को अब क्या कह दिया कि तुम अब चंवरी कर भी देना है। क्या देना है, चंवरी कर, और भी नई लागतें थोप दी। कृष्ण सिंह ने क्या किया, 1903 में किसानों पर चंवरी कर और भी नई लागतें थोप दी। चंवरी कर क्या था, किसान क्या है, जब भी अपनी बेटी की शादी करेगा तब उसे क्या है, कुछ न कुछ कर के रूप में, या उसे 5 रुपए जो है वह किसको देने होंगे, कृष्ण सिंह को। अब इस बात से जो थे किसान भी क्या है, भड़क गए। इस बात से क्या हुआ, किसान भी क्या है, भड़क गए और किसानों ने मिलके एक निर्णय ले लिया कि वह, अगर ये नई लागतों को हटाया नहीं गया तो वह ठिकाने की भूमि पर खेती नहीं करेंगे। तो किसानों ने क्या किया, विरोध किया। किसान ठिकाने की भूमि पर खेती नहीं करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जब खेती होगी नहीं तो इसको तो लाख भाग कुछ मिलेगा ही नहीं, इसकी तो सारी आय जो खत्म हो जाएगी कृष्ण सिंह की। तो कृष्ण सिंह क्या है, दबाव में आ गया। अब मैंने आपको बताया था ना, आंदोलन का प्रमुख कार्य क्या होता है, सरकार या व्यवस्था को दबाव में लेके आना, अपनी बात मनवाना। तो अब जब किसानों ने क्या है, ठिकाने की भूमि पर खेती करने से मना कर दिया, तो कृष्ण सिंह क्या है, दबाव में आ गया। इसने क्या है, फिर यह चंवरी कर भी हटा दिया और कुछ लागतें भी कम की। अब दोस्तों हुआ क्या कि 1906 ईस्वी में क्या हुआ कि कृष्ण सिंह की हो गई मृत्यु और एक नया ठिकानेदार आया, पृथ्वी सिंह।
नया ठिकानेदार। अब जब ये नया ठिकानेदार आया तो इस नए ठिकानेदार जो भी होता था ना, उसे एक तलवार बंधाई का कर देना पड़ता था राजा को। तलवार बंधाई का मतलब इसको एक उत्तराधिकार कर देना पड़ता था और ये राजा को देना पड़ता। अब ठिकानेदार है वो कर कहाँ से देगा? तो ये कर किस पे थोपा जाएगा? किसानों पर। ये कर किस पे थोपा जाएगा? किसानों पर। तो पृथ्वी सिंह ने आते ही क्या किया? एक नया कर, तलवार बंधाई कर जो है किसानों पर थोप दिया, किसानों पर थोप दिया। और साथ ही साथ में लगान की दर बढ़ा दी और नई अन्य प्रकार की लागतें भी लगा दी। पृथ्वी सिंह ने क्या किया? तलवार बंधाई का नया कर लगाया, लागतें और भी थोप दी और साथ ही साथ लगान की दर भी बढ़ा दी। अब इसका जो विरोध किया, अब यहाँ पे हमें नेता जो है, जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन में हमें नेता मिलेंगे, वो हमें ध्यान रखना। तो इसकी इस नई लगान की जो विरोध किया गया था, वो विरोध किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, फतेहकरण, फतेहकरण और ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। किसका? पृथ्वी सिंह का। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है? किसानों पर और नई लागतें थोप दी थी। अब दोस्तों यह जो था, यह चलता रहा कि 1914 में क्या होता है? 1914 में क्या होता है? इस पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद में यह जो बिजोलिया ठिकाना था, यह सीधा किसके अधीन हो जाता है? अपने मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे? फतेह सिंह। तो 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में ये जो बिजोलिया ठिकाना है, यह सीधा क्या है? महाराणा के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके मध्य में यह चलता रहता है, किसान क्या है? विरोध करते रहते हैं, कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते। तो अब दोस्तों यह जो है, यह इसका प्रारंभिक चरण माना जाता है। जब यह 1897 से 1914-15 तक यह बिजोलिया किसान आंदोलन का एक प्रारंभिक चरण माना जाता है। अब जो चरण आएगा वो मुख्य चरण, जिसमें किसान जो है युवा नेतृत्व के नीचे क्या है, ये किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला चरण। दोस्तों 1915 ईस्वी के अंदर साधु सीताराम दास ने एक संस्था की स्थापना की थी, विद्या प्रचारिणी सभा। प्रचारिणी सभा। यह दोस्तों साधु सीताराम दास ने डूंगर सिंह और ईश्वरदान के साथ में मिलकर स्थापित की, ताकि किसानों को क्या है वह जागरूक कर सके इस आंदोलन के प्रति। तो यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अपने ये साधु सीताराम दास द्वारा। साधु सीताराम दास द्वारा। इनके साथ में कौन थे? डूंगर सिंह और कौन थे? ईश्वरदान। ईश्वरदान। अब दोस्तों साधु सीताराम दास ने ही क्या किया? इस आंदोलन में, यह तीनों क्या है? बूढ़े थे। तो इस आंदोलन में नई जान फूंकने के लिए, आंदोलन में नया जोश भरने के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंपा? विजय सिंह पथिक को। अब दोस्तों इस विजय सिंह पथिक के आने के बाद में इस आंदोलन में एक नई जान आती है और इस आंदोलन का एक नया चरण शुरू होता है। तो 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने किसको आमंत्रण दिया? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को, जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन इनकी कर्म भूमि क्या बन गई? बिजोलिया। जो पैदा तो उत्तर प्रदेश में हो और राजस्थान के अंदर यह क्या है? आए थे। तो इन्हें साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रण किया, जिसे सहर्ष विजय सिंह पथिक ने स्वीकार कर लिया। अब विजय सिंह पथिक ने क्या किया? सबसे पहले
एक ऊपरमाल बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, या इसे किसान पंचायत बोर्ड भी कहते हैं। अब इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की सहायता से इन्होंने क्या किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन, किसानों की जो समस्याएं शिकायत थी उनका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड में उनकी मुलाकात किससे हुई? माणिक्यलाल वर्मा से, माणिक्यलाल वर्मा से। अब वर्मा जी भी जो वह पथिक जी के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए और वह भी किससे जुड़ गए? ऊपरमाल पंच बोर्ड से। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड में माणिक्यलाल वर्मा जी को मंत्री भी बनाया गया था। अब दोस्तों विजय सिंह पथिक ने इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के जो सरपंच के जो सरपंच बनाए, वह किसको बनाया था? मन्ना पटेल को। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। एक तो ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड, इसकी स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1916 ईस्वी में। और इसका सबसे पहले सरपंच किसको बनाया था? मन्ना पटेल को। अब दोस्तों पथिक जी ने एक पत्र लिखा, एक पत्र प्रचार करने के लिए एक पत्र लिखा, ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका। इस पत्र के माध्यम से वह किसानों की समस्याओं का प्रचार प्रसार करने लगे। आसपास के क्षेत्र में जो भी युवा थे, आसपास के क्षेत्र में जो भी युवा थे, उनके मन में देशभक्ति की भावनाओं का संचार करने लगे। कौन से पत्र का? किस पत्र के द्वारा? ऊपरमाल का डंका। और साथ ही साथ माणिक्यलाल वर्मा ने भी एक गीत की रचना की थी। कौन सा? पंछीड़ा गीत। इसके माध्यम से यह क्या है कि बिजोलिया के आसपास के युवाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावनाओं का संचार करने लगे। उनके अंदर क्या है कि राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा करने लगे, उन्हें जागरूक बनाने लगे अपने शासन के प्रति और उनके साथ में हो रहे अत्याचारों के प्रति। अब दोस्तों ये पथिक जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इन्होंने इस बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं को कांग्रेस के सामने रखा और साथ ही साथ अपने एक मित्र गणेश शंकर पारीख, गणेश शंकर पारीख के द्वारा इस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रताप समाचार पत्र में उल्लेख किया गया। इसके बाद में इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने समाचार पत्र मराठा के अंदर इस बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक लेख लिखा, जिससे इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में इस बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक लेख लिखा। तो यह किनके प्रयासों से लिखा? विजय सिंह पथिक थे। तो ऐसे ही उन्होंने क्या है कि इस किसान आंदोलन को कांग्रेस के सामने रखा। अब जब कांग्रेस के सामने रखा तो 1919 ईस्वी गांधी जी ने 1919 ईस्वी में गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को बिजोलिया के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पत्र लिखा। गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को एक पत्र लिखा, मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा। अब इस पत्र के बाद में मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में एक जांच आयोग का गठन किया। इस पत्र के बाद, गांधी जी के पत्र के बाद में मेवाड़ सरकार ने या मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने अप्रैल 1919 में एक
जांच आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग ने क्या किया कि जो किसानों की समस्याएं थी, किसानों की जो शिकायतें थी, उनकी क्या है, जांच की। तो इस जांच आयोग ने, जांच आयोग का गठन, इस जांच आयोग ने दोस्तों किसानों की समस्याओं का अच्छे से अध्ययन किया और ऐसी सिफारिशें की जो किसानों के लिए हितकारी थी। जैसे कि इस जांच आयोग ने, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में इस जांच आयोग ने क्या कहा, किसानों के साथ में नरमी बरती जाए और उन पर जो अनावश्यक लगाने थोपी गई है उन्हें क्या है, खत्म किया जाए। साथ ही साथ बेगार प्रथा को भी क्या है, खत्म किया जाए। अब बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार क्या होता है दोस्तों? किसान जो था उस पर कई प्रकार की लागतें थोपी जाती थी। उन लागतों में कई ऐसी होती थी कि किसान से क्या है, काम करवा लिया जाता था, बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। तो बेगार क्या होता है? एक ऐसी मजदूरी होती है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब फ्री में आपसे काम करवाया जा रहा है, कब तक भी करवाया जा सकता है। तो उस बेगार प्रथा को खत्म करने का सिफारिश किसने की थी? इस जांच आयोग ने। अब दोस्तों जैसा कि हर जांच आयोग के साथ होता है, सिफारिशें तो बहुत होती है लेकिन उस पर काम कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही इस जांच आयोग की रिपोर्ट में भी हुआ, काम मेवाड़ के महाराणा ने कुछ करवाया नहीं। अब दोस्तों इसके बाद में पथिक जी ने एक और पत्र निकाला, नवीन राजस्थान। और इस पत्र के माध्यम से जो बिजोलिया के किसानों की समस्याएं थी उनको फिर राष्ट्रीय स्तर पे प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा जो भी संस्थाएं स्थापित की गई, इनके बारे में हमको बहुत ध्यान रखना है। एक तो ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो पत्र निकाला था ऊपरमाल का डंका, फिर गणेश शंकर पारीक के साथ में जो इनकी बात हुई थी जिससे प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख किया गया, साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र में कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा। अब इन्होंने क्या है, नवीन राजस्थान पत्र की शुरुआत की थी। अब दोस्तों एक बात और रह गई थी, 1919 में ही पथिक जी ने राजस्थान सेवा आयोग, राजस्थान सेवा संघ 1919 में राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की थी, जिसका प्रमुख कार्य क्या था कि राजस्थान के किसानों की समस्याओं के लिए कार्य करना। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पथिक जी द्वारा। किसके द्वारा? पथिक जी द्वारा। तो दोस्तों पथिक जी के प्रयासों और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हस्तक्षेप से ब्रिटिश सरकार क्या होती है, एक नए उच्च स्तरीय आयोग का गठन करने पर मजबूर होती है। पथिक जी के प्रयासों और कांग्रेस के हस्तक्षेप से ब्रिटिश सरकार जो है वह एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन करती है। 1922 में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की जाती है? यह राजस्थान के जो एजीजी थे, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन करती है। अब रॉबर्ट हॉलैंड जो थे यह एक अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने क्या है, किसानों की समस्याओं को समझा और ठिकानेदारों से बातचीत करके लगभग से 35 लागों को माफ करवाया। ठीक है दोस्तों, 1922 के अंदर
एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड को। अब हॉलैंड ने क्या है, किसानों और ठिकानेदारों से बातचीत करके लगभग सी 35 लाखों को माफ करवाया और एक नया समझौता करवाया था ठिकानेदारों और किसानों के बीच में। दोस्तों 1922 के अंदर जो किसानों की 35 लाखें माफ हुई, 35 लाखें माफ हुई, इसे एक दोस्तों किसानों की एक और जीत के रूप में देखा जाता और यही ये माना जाता है कि 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त हुआ। ठीक है। अब दोस्तों ये जो समझौते हुए जिनसे क्या है, किसानों को एक बार के लिए राहत मिली, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे ठिकानेदार वापस क्या करने लग जाएंगे, नई प्रकार की लागें लगाने लग जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे ठिकानेदारों ने नई लागतें लगाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अब वो क्या करने लगे, किसानों की जमीनें जोर जबरदस्ती से जब्त भी करने लगे, उन्हें रोक देते थे किसानों को भूमि पर खेती करने से। अब दोस्तों हुआ क्या कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व पथिक जी के हाथों से चला गया जमनालाल बजाज के नए नेता। अब इस आंदोलन के नए नेता कौन आए? जमना लाल बजाज, जिन्होंने लगातार प्रयास किया कि किसानों को जो लागतें, जो अनावश्यक लागतें थोपी गई है वह खत्म की जाए और साथ ही साथ में जो उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है वो उनको वापस लौटाई जा रही है। लेकिन 1941 में जाकर जमनालाल बजाज जी के प्रयासों को सफलता मिली और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य ने मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए कहा। तो 1941 के अंदर सभी किसानों की जमीनें वापस लौटा दी गई और उन पर जो भी अनावश्यक लागें लगाई गई थी उनको भी खत्म कर दिया गया। और यहीं से दोस्तों 1941 ईस्वी से ही माना जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि 1897 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ? 1941 में। तो भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, या कह सकते हैं कि भारत का सबसे पहला व्यवस्थित किसान आंदोलन जो 1941 में ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे बाकी के किसान आंदोलन और साथ ही साथ में शुरू करेंगे जनजाति आंदोलन भी। धन्यवाद दोस्तों।